यानी डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों से टैक्स वसूल कर जो पैसा आ रहा था वो अलग अलग तरीके से जो है ना वो इधर उधर फैलाया जा रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी जो है वो गलत प्रॉपर्टी खरीदता है, काला धन जो है इधर उधर इन्वेस्ट करता है, तो अलग अलग लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है। पुरानी फिल्मों में डागा सेठ होता था, डागा सेठ। वो डागा सेठ क्या करता था, वो पुरानी फिल्मों में क्या दिखाते थे कि वो एकदम बढ़िया आदमी है, वो एकदम बढ़िया लोगों की समाज सेवा का काम करता है, और बाद में राज खुलता था लास्ट में कि अरे यार ये तो समाज सेवा आगे पर्दा थी। डागा सेठ तो ड्रग्स बेचने का काम करता था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता था, ये फिल्म में लास्ट में पता चलता था। अब वैसे ही चूंकि इन लोगों की फिल्म खत्म पर आ गई है ट्रंप और मोदी के आने के बाद, तो अब पता चल रहा है कि ये यूएस एड के नाम पर डागा सेठ बैठकर अमेरिका और भारत में असल खेल ये खेल रहे थे और नाम दिया था यूएस एड। डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि अमेरिका को इस बात से क्या लेना देना कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े। सही बात है भाई, इंडिया में वोटर निकल रहा है नहीं निकल रहा, अमेरिका का क्या लेना देना भाई। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात सुधारने या नेपाल में बायोडाइवर्सिटी के लिए अमेरिका से पैसा आएगा। ट्रंप इसी सब को बंद कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो अमेरिका के पैसे की ऐसी बर्बादी नहीं होने देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई बात कही है उससे दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली बात यह कि भारत और बांग्लादेश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूएस एड से बांग्लादेश को अलग पैसा गया, भारत को अलग पैसा गया, तो बॉस इसको मिलाइए नहीं और मिला के पर्दा डालिए मत। दूसरी यह है कि जो पैसा यूएस एड की आड़ में आ रहा था उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए मोदी सरकार ने इस फंडिंग पर जांच बैठा दी। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने से जब यूएस एड की फंडिंग पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए, फिर बताता हूं कि सिर्फ जांच नहीं हो रही, एक्शन भी शुरू हो गया है। Seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. जो लोग भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं उनके खिलाफ तो जांच शुरू हो गई, और जो लोग भारत के नियमों को अनदेखी कर ये समझते हैं कि उन्हें तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, उन पर भी ताबड़तोड़ एक्शन होता है। जैसे अब ये बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने बीबीसी इंडिया पर 3 करोड़ 44 लाख का जुर्माना ठोक दिया है। बीबीसी इंडिया पर फेमा के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। इसके अलावा बीबीसी के डायरेक्टर्स पर भी एक्शन हुआ है। बीबीसी के 3 डायरेक्टर्स पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 से हर दिन के हिसाब से 5,000 का जुर्माना अलग से ठोक दिया गया है। दरअसल 18 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से जुड़ी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए, जिससे डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एफडीआई को 26% तक सीमित किया गया। लेकिन आरोप है कि बीबीसी ने नियमों का पालन नहीं किया। बीबीसी वालों को भी लगा होगा कि उनका कोई क्या ही कर लेगा, उन पर कोई क्या ही एक्शन कर लेगा, भारत में तो हंगामा मचा देंगे। हुआ भी यही। जब बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम ने सर्वे किया तो यहां भारत में विपक्ष के नेताओं ने लोकतंत्र को खतरे में बता दिया, अघोषित आपातकाल कह दिया। लेकिन पीएम मोदी का फंडा क्लियर है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो एक्शन होगा, और एक्शन शुरू हो गया बॉस। सब कुछ होने के बाद अब जुर्माना ठोक दिया गया है, और यह तो शुरुआत है बॉस। विपक्ष का यह हाल है कि जब पीएम मोदी एक्शन लें तो दिक्कत, जब एक्शन न लें तो भी दिक्कत। जैसे यूएस एड के मामले में जब कांग्रेस पर सवाल उठने लगे तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि देश में सरकार तो नरेंद्र मोदी की है, अगर अमेरिका से कोई फंडिंग आई तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने ये पैसे क्यों आने दिए। एक बार पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि यूएस एड का वो इतिहास जिसे सुनकर हर कोई हिल जाएगा। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं। वो आपके देश में $21 मिलियन आया तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? कांग्रेस को बहुत आग लगी हुई है बॉस कि अजीत डोभाल ने क्यों नहीं पकड़ लिया, इसने क्यों नहीं पकड़ लिया, उसने क्यों नहीं पकड़ लिया। बॉस
डोनाल्ड ट्रंप भी पिछली बार नहीं पकड़ पाए थे। डागा सेठ क्या धंधा कर रहा है कोई नहीं पकड़ पाया था। लेकिन अब जब वहां पर खेला शुरू हुआ तब फाइलें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि बॉस ये काम हो रहा था। और तब क्या हुआ वो भूल जाइए। अब नरेंद्र मोदी आपको निराश नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी तो कोई भी ले सकता है। अजीत डोभाल, आईबी रॉ क्या करेंगे आपको भी पता चलेगा। पवन खेड़ा यह सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार में फंडिंग कैसे आ गई, सरकार क्या कर रही थी। बॉस इसीलिए तो मोदी सरकार ने जांच बिठाई है, यह पैसा कैसे आया, किसके पास गया। और अमेरिका से जैसे ही सबूत और बड़ी बड़ी गवाही आ गई, मोदी सरकार ने जांच बिठा दी। पहली बात तो यह फंडिंग यूएसएड की आड़ में आ रही थी। जो कुछ चीजें छिप जाती हैं, इस तरह की फंडिंग को ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता। जिस देश से फंडिंग आ रही होती है उसका सहयोग जरूरी होता है। अब ट्रंप प्रशासन से सहयोग मिल रहा है तो एक्शन हो रहा है। तब बाइडेन जो है वो मिलके इनके साथ खेला करना चाह रहा था, नरेंद्र मोदी को हटा के किसी और को बनाना चाह रहा था प्रधानमंत्री। तो जब वहां का राष्ट्रपति ही मिला हो, उसकी सरकार मिली हो, तो आप कैसे पकड़िएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति आया जो कह रहा है कि उन्हीं का कॉलर पकड़ रहा है, तो यहां भी जांच हो रही है। दूसरी बात, जब इलेक्शन के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए तो यही कांग्रेस नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रही थी। अब कह रहे हैं कि फंडिंग की जांच क्यों नहीं की। इनकम टैक्स विभाग की जांच पर तो अल्लाह काट रहे थे, डीप स्टेट की फंडिंग की जांच पर कांग्रेस न जाने ही क्या बवाल करेगी। तीसरी बात, कांग्रेस मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कह रही है कि बांग्लादेश को फंडिंग हुई, भारत को फंडिंग हुई ही नहीं। फंडिंग किसे की गई, कब की गई, ये तो जांच में क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। जैसे राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान। राहुल गांधी ने साल 2023 में इशारों में अमेरिका और यूरोप से भारत की पॉलिटिक्स में दखल देने के लिए नहीं कहा था। वो बयान आपको याद नहीं है। ये विदेशी दखल की बात कहां से आई दिमाग में। एक बार वो पुराना बयान सुनिए, फिर यूएसएड का कच्चा चिट्ठा खोल के बताता हूं। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic, the democratic structure, it is the single most important public good. यूएसएड के पैसे की भारत में जांच करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूएसएड के पैसे के दम पर दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। जैसे क्यूबा में यूएसएड ने 2009 से 2012 के दौरान सीक्रेट ऑपरेशन जुनजुनियो किया। इसमें यह सोशल मीडिया पर क्यूबा के युवाओं को भड़काने में जुटे थे, जिससे युवा भड़क कर क्यूबा की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें और सरकार गिर जाए। इसी तरह से बोलीविया में 2008 से 2013 के बीच यूएसएड ने वहां के विपक्ष को खूब सपोर्ट किया। विपक्ष के आंदोलन और दूसरे आंदोलनों को फंडिंग हो रही थी। यूएसएड का मकसद था इससे बोलीविया की सरकार को अस्थिर किया जाए। इसी तरह से 1990 के दशक में जब सोवियत संघ टूटा और रूस बना, तो यूएसएड ने अलग अलग संस्थाओं के जरिए सीक्रेट तौर पर रूस की नई आर्थिक नीतियों में दखल देने और उन्हें बदलने की कोशिश की, जिससे रूस में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई और विद्रोह जैसी स्थिति बन गई। 90 के दशक में यूएसएड ने पेरू में भी कांड कर रखे, वहां पर नसबंदी के लिए उकसाया, फंडिंग की और 3 लाख महिलाओं की नसबंदी करवा दी। आज तक पेरू में इसकी बात होती है कि यूएसएड ने अपने पैसे के दम पर सब बर्बाद कर दिया। 2005 में ब्राजील में यूएसएड का बहुत विरोध हुआ था क्योंकि यूएसएड ब्राजील की राजनीति को प्रभावित कर रहा था। ब्राजील में नए नए कानून बनाने में यूएसएड पैसा झोंक रहा था। जब यह बात सामने आई तो ब्राजील की राजनीति में बवाल मच गया। यानी यूएसएड का इतिहास है, देशों में घुसो, उन्हें बर्बाद कर दो। या तो अमेरिका फौज के जरिए घुस जाता है, जैसे उसने इराक में किया, जैसे उसने अफगानिस्तान में किया। फौज के जरिए बर्बाद कर दो, सारा हिसाब किताब अपने तरफ कर लो, और नहीं तो पैसा फेंको। अपनी फौज गद्दारों की, जो उस देश में जो गद्दार होते हैं उनके जरिए अपनी फौज तैयार करो, उस देश को बर्बाद कर दो। यह अमेरिका का हिसाब है। आप देखिए यूएसएड ने कैसे अलग अलग देशों में तबाही मचाई। बड़े बड़े देश इसकी साजिश से बच नहीं पाए।
लेकिन भारत में यूएसएड की आड़ में खेल करने वालों की दाल इसलिए नहीं गली क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत सोच का व्यक्ति था। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि देश भी मजबूत नेतृत्व में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग बवाल काट के देश में आग लगाते थे। और ऐसा नहीं है। अब आप जब ये सुन रहे हैं कि ये सब पैसा आता था भारत में आग लगाने के लिए, तो सोचिए पलट के कि 10 साल में क्या क्या हुआ है, कैसे टूल किट आता था, कैसे कहां कहां हंगामा होता था, कैसे कहां भीड़ घुसती थी, क्या होता था, सब एक बार सोचिए, सारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिक्स है, यहां हर कोई एक दूसरे को निगलने में लगा हुआ है बॉस। बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ भारत इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा अमेरिका से। भारत में पीएम मोदी ने यूएसएड और डीप स्टेट की एक नहीं चलनी। पीएम मोदी ने ऐसी ताकतों के खिलाफ कई बार खुलकर बोला। आप सुनिए पीएम मोदी के कुछ बयान, फिर आपको बताता हूं कि यूएसएड किस मकसद से शुरू हुआ था और कैसे डागा सेठ वाला खेल करने लग गया। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। बॉस ये सब चल रहा है, ये सबको पता था, लेकिन एक मौका होता है, एक ऐसा माहौल बनता है जब आप एक्शन ले पाते हैं। क्योंकि अमेरिका में भी अब ऐसी सरकार आ गई, ऐसा नेता आ गया जो इन लोगों पर नकेल कस रहा है। नहीं तो ये लोग कमजोर लोग हैं। आप क्या सोच रहे हैं? इतना पैसा फेंका है इन लोगों ने कि ये छींक दें तो इनके लिए हाय हाय तौबा तौबा मचाने वाले पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। इतना आसान है इन लोगों को रगड़ना। यूएसएड इसलिए नहीं बना था कि वो पैसे के दम पर दूसरे देशों में सरकारें गिराए, ना इसलिए बना था कि दूसरे देशों में किसको सरकार में बैठाना है, किसको बाहर करना है। यूएसएड का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना आज की नहीं है, 1961 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के प्रभाव को कम करने के लिए यूएसएड को बनाया गया था। यूएसएड के जरिए अलग अलग देशों को मानवीय सहायता से लेकर आर्थिक तरक्की में मदद की गई। बाद में सोवियत यूनियन तो बिखर गया, लेकिन यूएसएड का काम जारी रहा। यानी यह संस्था इस मकसद से शुरू हुई कि अमेरिका दूसरे देशों में भलाई के काम में पैसा देकर अपने प्रभाव को बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी फंडिंग का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए होने लगा। अब यह तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके आंतरिक मामले में कोई दखल दे, इसलिए यूएसएड के पैसे से अमेरिका के एजेंडे को साधने के लिए नए नए प्रयोग शुरू हुए, और दुनिया भर के देशों में ऐसे ऐसे काम के नाम पर यूएसएड का पैसा जाने लगा जिसकी लिस्ट देखकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। जैसे आप देखिए, सर्बिया में वर्क प्लेस में समानता को बढ़ाने के लिए $1.5 मिलियन गया। वहां सर्बिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए अमेरिका अपने लोगों से पैसा लेकर दे रहा है कि तुम वहां पे सबको समानता का अधिकार दो। आयरलैंड में विविधता और समानता वाले म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए $70,000 फेंक दिया। वियतनाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए $2.5 मिलियन खर्चा कर दिया। कोलंबिया में ट्रांसजेंडर ओपेरा के लिए $47,000, वो ओपेरा नहीं है जिसमें वो गाना गाते हैं आ करके, वैसे उसके लिए $47,000। पेरू में ट्रांसजेंडर कॉमिक बुक के लिए $20,000। ग्वाटेमाला में एलजीबीटी एक्टिविज्म के लिए $2 मिलियन। इजिप्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए $6 मिलियन जा रहा है। मतलब आप सोचिए, कोई हिसाब है? कोई भी देखेगा तो कहेगा कि कहां खर्चा कर रहे हो जी। जैसे अपने यहां भी कई घोटाले होते थे तो उसमें अलग अलग मद में हो जाता था। जैसे चारा घोटाला जब पकड़ाया था बिहार में, तो उस जमाने में वो स्कूटर पे लोग गाय और भैंसा ढो दिए थे, ऐसा दिखा दिए थे कागज में, और चारा ढो दिए थे। तो वैसे ही कागज में बना दिया कि दे रहे हैं भारत में वोटर बढ़ाने के नाम पर, दे रहे हैं इसके नाम पर, दे रहे हैं उसके नाम पे। उसके नाम पे दे के जो काम हुआ है, बाप रे बाप।
सोचिए ऐसे ऐसे काम जिनसे ना तो उस देश की भलाई का कोई लेना देना है, ना अमेरिका का कोई लेना देना है, लेकिन अमेरिका पैसा बहा रहा है। लेकिन ये आपको फालतू के काम लग सकते हैं, इसके पीछे बड़ा खेल कुछ और होता है। जैसे हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए वहां पर रैप म्यूजिक ग्रुप को अप्रोच किया गया। वो ऐसे गाने बनाए जिससे विरोध और विद्रोह भड़क जाए, तख्ता पलट हो, लोगों के दिमाग में भर जाए कि सरकार बेकार है। और बांग्लादेश में हुआ ही। महीन खेलते हैं बॉस, ये लोग बहुत महीन खिलाड़ी हैं ये लोग। हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे जीते जागते सबूत हैं जहां पर अमेरिका के डीप स्टेट ने अपने पैसे के दम पर मनमानी की, सरकारें बिगाड़ी और बनाई। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार अमेरिका ने ही गिरवाई। इमरान खान जो पाकिस्तान में चमक रहे थे, अचानक से अमेरिका की नजर में विलन बने, और जैसे ही अमेरिका ने चाहा इमरान खान की कुर्सी चली गई। और सिर्फ कुर्सी नहीं गई, भाई जेल में बैठा है, उसकी बीवी जेल में बैठी है। इसी तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हुआ। शेख हसीना को हटाने के पीछे बहुत दिनों से अमेरिका का डीप स्टेट लगा था, वहां विद्रोह भड़क रहा था, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। अमेरिका खिलाड़ी आदमी तो है, खिलाड़ी देश तो है, लेकिन भारत में ऐसे खिलाड़ी कम नहीं बैठे जो डॉलर के चक्कर में, बताइए, इस तरह से देश का हित बेचने लग गए। लेकिन अब वो नहीं बचेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी अब उनके पीछे पड़ गए हैं और उसमें साथ मिल रहा है ट्रंप का। खैर, नरेंद्र मोदी का इकलौता मिशन सिर्फ इन लोगों पर एक्शन का नहीं है।